जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 का हमारे अतीत अध्याय नंबर 10 नए साम्राज्य और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि उसे शाही वेशभूषा में मूंछों पे ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह, अरविंद सोचने लगा। अब देखिए यहाँ बता रहा है, अरविंद अपने स्कूल में एक नाटक में भाग लेता है जिसमें उसे राजा की भूमिका निभाने कहा जाता है। और राजा की भूमिका हमारे जहन में भी आती है तो यही बात आती है कि तलवार तलवार चलाने मिलेगा, घोड़े सवारी करने की होगी, साथ में हाथियों पर बैठ के चलना होगा या फिर तीर भाला आदि फेंकना होगा। इस तरह की मन में हमारे विचार आते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि आपको गाना बजाना है, संगीत बजाना है नाटक में, तो ऐसा राजा कौन होगा, इस तरह की सवाल उठने लगते हैं। अरविंद को भी ऐसा लगने लगा कि ये कौन सा राजा था जो संगीत बजाता था, वीणा बजाता था। चलिए आइए जानते हैं इस राजा के बारे में। देखिए इससे पहले है क्या बताती है प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियाँ के बारे में हम लोग जानेंगे। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। इस राजा का नाम समुद्रगुप्त था जो संगीतज्ञ थे, वीणा बजाते थे और इसके बारे में इनके ही एक मंत्री थे जो एक कवि भी थे, वही इनके बारे में लिखे हुए थे। आइए जानते हैं कि क्या लिखे हुए थे इनके बारे में। देखिए उससे पहले हम थोड़ा प्रशस्ति के बारे में जान लेते हैं। यहाँ आया, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। मतलब प्रशस्ति एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी भाषा में अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशंसा मतलब किसी दूसरे का तारीफ करना, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करना। तो यहाँ जितने भी राजा महाराजाएं थे उन लोगों के बारे में प्रशंसा को प्रशस्ति कहा जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे कि हमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी पर के प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। हमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र जिनकी माँ थी श्री सातकर्णी, उनके बारे में भी पढ़ा था। उनके भी प्रशस्तियों में लिखे उनके वंशजों के बारे में आया हुआ था। आप चाहें तो वो वीडियो जाके हमारे चैनल के पेज पर देख सकते हैं। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। मतलब कि प्रशस्तियों का महत्व, किसी राजाओं की प्रशंसा करने का जो महत्व था अभिलेखों के द्वारा, वो प्रचलन गुप्त काल के समय में और बढ़ गया था जब गुप्त वंश आया था। आइए देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इससे राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। कवि जो हरिसेन थे इनके बारे में बताते हैं कि समुद्रगुप्त एक राजा थे, साथ ही एक बहुत अच्छे योद्धा थे। कोई भी युद्ध, बहुत सारे युद्ध इन्होंने जीते थे। उसके बाद वे विद्वान भी थे और साथ में वो और सी बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में तारीफ करते थे, भरपूर प्रशंसा की है उनके बारे में। यहाँ तक कि ईश्वर के बराबर भी उनको बताया है कि समुद्रगुप्त ईश्वर के, भगवान के बराबर हैं। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, वहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया जा रहा है जो समुद्रगुप्त के प्रशस्ति का ही एक भाग है, जो बताया जा रहा है कि समुद्रगुप्त कैसे थे। देखिए प्रशस्ति का अंश, योद्धा समुद्रगुप्त ऊपर लिखा हुआ है, जिसका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीलों तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। मतलब एक राजा युद्ध के दौरान जो प्रशंसा की जाती है वही यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में प्रशस्ति में लिखा हुआ है और उनकी तारीफ की जा रही है। अगर तुम मानचित्र 7 में पृष्ठ संख्या 105 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। वहाँ पे पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक कर्व में लाल बिंदु भी दिखेंगे। इसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी दिखेंगे। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि इसके अगले पृष्ठ में
105 संख्या पेज पृष्ठ संख्या 105 पे आपको एक मानचित्र दिया जा रहा है। ये मानचित्र उस समय समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय का है कि उन्होंने कौन कौन से राज्य को जीता, कौन कौन से राज्य को अपने में कब्जा कर लिया, किस राज्य को कैसे अपने साम्राज्य में मिला के अपना साम्राज्य बढ़ाया। तो आइए जानते हैं। यहाँ उसे 4 रंगों से हरा, लाल, बैंगनी और नीले रंग से दर्शाया गया है। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है कि हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मतलब 4 अलग अलग जगह के राजा, जैसे कि समुद्री क्षेत्र के थे, दक्षिण क्षेत्र के थे, पूर्वी क्षेत्र के थे, इस तरह के राजाओं के साथ और समुद्रगुप्त के बीच कैसी युद्ध नीति थी, कैसी साम्राज्य नीति थी, उसके बारे में यहाँ चर्चा किया जा रहा है। सबसे पहला बता रहा है कि मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। देखिए, आपको मानचित्र में ये बीच वाला भारत का बीचली भाग दिखाया जा रहा है जो कि उस समय आर्यावर्त था, और इसके भाग मथुरा, कनौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, इन सारे जगहों को समुद्रगुप्त ने युद्ध में जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाकर अपने साम्राज्य को बड़ा किया। अब दूसरा देखते हैं। इसके बाद दक्षिण पथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के अपने सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। मतलब कि पहला में आर्यावर्त में जो था उन लोगों का साम्राज्य मिला के अपने से शासन कर रहा था, लेकिन जो दक्षिणी शासक थे, दक्षिण पथ पे जो शासन कर रहे थे, उन 12 शासकों के राज्य को उन लोगों ने, समुद्रगुप्त ने फिर से वापस दे दिया उन लोगों को राज करने, बस अपने अधीन में रखा कि हम शासन आप लोग कीजिए और अधिकार इस पे हमारा रहेगा। यहाँ देखिए मानचित्र में जो आपको ये अमरावती साइड का रास्ता दिख रहा है जो लाल बिंदु से दिखाया जा रहा है, इन क्षेत्रों में उन लोगों को हराकर इस पे अपना साम्राज्य स्थापित किया और साथ ही उन लोगों को अपने अधीन में रहने को बोलकर उन लोगों को फिर से राज करने के लिए वापस उन लोगों का साम्राज्य दे दिया, लेकिन वो अपने अधीन में ही रखा। तीसरा, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। यहाँ देखिए तीसरा बता रहा है जो बैंगनी रंग से रंगा हुआ है उसमें असम क्षेत्र, बंगाल, नेपाल, इन सारे क्षेत्रों में जो गण या संघ होते थे। हमने गण और संघ के बारे में आपको अध्याय 5 में भी बताया था, वो भी आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। वहाँ आपको दिखेगा कि जो गण और संघ थे वो समुद्रगुप्त के लिए या उस समय के जो ऊंचे ऊंचे पद पे होते थे उन लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया उपहार लाते थे जो व्यापारी होते थे आदि। तो चलिए आगे देखते हैं। ये व्यापारी लोग समुद्रगुप्त के लिए बढ़िया उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। तो इन देशों को यहाँ पे बैंगनी रंग से देखिए इधर उत्तर पूर्वी साइड जो दिखाया जा रहा है जो अभी का वर्तमान पाकिस्तान है, इस क्षेत्र में देख सकते हैं आप जो बैंगनी रंग से दिखाया गया है। इधर श्रीलंका का कुछ भाग है, बीच में आपको छोटे छोटे लाइनिंग से दिख रहे होंगे बैंगनी रंग के, अमरावती, ये इन सारे क्षेत्रों पे समुद्रगुप्त का राज था और इन लोगों से ये उपहार लेते थे और इन लोग जो यहाँ व्यापार करने थे तो जो उपहार देखते थे वो समुद्रगुप्त को खुश करते थे। इस तरह से इनका साम्राज्य चलता था। मतलब अलग अलग जगह से किसी को ये अपने अधीन कर लिए थे, किसी का चलाने तो दे रहे थे लेकिन उस पर अपना अधीन रख रहे थे, किसी को ये केवल कर या उपहार देते थे। इस तरह अलग अलग नीति था इनका हर राज्य के प्रति। अब चौथी नीति थी बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों का विवाह उनसे कर दिया। देखिए यहाँ जो गुलाबी रंग से दिख रहा है जैसे थानेसर हो गया और इधर आर्यावर्त के ऊपरी भाग में जितना भी नीला भाग से दिख रहा है ये सब बाह्य राज्य थे जो भारत के बाहर उस समय माने जाते थे। और इन राज्यों पे साम्राज्य को बढ़ाने के लिए समुद्रगुप्त ने इन पे कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद इन लोगों ने इनकी अपने पुत्रियों से इनका विवाह कर दिया और इसके बाद ये फिर से उनको राज्य दे दिया। और इस तरह से इनकी नीति वहाँ भी बाहरी क्षेत्र में भी इस तरह से इनका अपना वर्चस्व कायम रहा। यहाँ पे आप मानचित्र देखना भी सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो हल्का गुलाबी रंग से दिख रहा है नीला रंग वो आंतरिक राज्य है।
बाहरी राज्य जो बैंगनी रंग से दिखा रहा है और यहाँ पे हरे रंग से हल्का हरा लग रहा है, वह आर्यावर्त के बारे में बता रहा है। उसके नीचे आपको काला काला चिन्ह से दिया गया है जो कि बता रहा है कि उस समय के प्रमुख नगर थे जहाँ बढ़िया सुख सुविधा होता था, व्यापारिक केंद्र थे, वहाँ राजाओं का राजधानियाँ हुआ करती थी। फिर नीचे लाल बिंदु से दिखाया जा रहा है जो गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर थे, मतलब समुद्रगुप्त ने जिनको जीता था उन दक्षिण पथ वाले रास्ते से। इस चीज़ को एक साइन के द्वारा दिखा रहा है और ये मानचित्र इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। आगे एक छोटा सा टॉपिक है विक्रम संवत। संवत एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो आज का कैलेंडर होता है, जो सालों को गिनता है, तिथियों को गिनता है, उसे हम विक्रम संवत कहते हैं। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। मतलब वैसे जो हम लोग कैलेंडर देखते हैं वो ईसा मसीह के नाम से चलता है, ईसा के जन्म के पहले, ईसा के जन्म के बाद, लेकिन यहाँ पे गुप्त वंश में भी एक कैलेंडर का हुआ था निर्माण जिसको संवत के नाम से भी जानते हैं। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ऐसा कहा भी जाता है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने शकों पे विजय के प्रतीक के रूप में संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मतलब जो गुप्त वंश के थे ये राजा चंद्रगुप्त, उन्होंने शकों से जब युद्ध किया था और शकों से युद्ध में जीतने के बाद इन्होंने इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी इन्होंने। आगे है वंशावलियाँ। वंशावलियाँ किसी भी इंसान के, उसके पूर्वजों की पीढ़ियों के बारे में जानना ही वंशावली कहलाता है। आइए जानते हैं। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के परपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। मतलब यहाँ बता रहा है कि ये वंशावलियाँ केवल समुद्रगुप्त के बारे में ही नहीं बताती थी। जो प्रशस्तियाँ थी, जो प्रशंसा होते थे, वो केवल समुद्रगुप्त की प्रशंसा नहीं हुई थी, बल्कि उनके दादा, उनके परदादा, उनके पिता और उनके माता के बारे में भी काफ़ी प्रशंसापूर्वक बातें कवियों ने लिखे थे और वो प्रशस्तियाँ अभी भी हैं, उन्हें देखा जा सकता है। आगे बता रहा है कि उनकी माँ देवी लिच्छवीगण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। मतलब उनकी माँ जो थी वो लिच्छवीगण की थी और पिता जो थे वो चंद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराज के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। मतलब ऐसा नहीं कि गुप्त वंश में समुद्रगुप्त ही पहले राजा थे, उससे पहले जो इनके पिता गुप्त वंश के शासक रहे, उनके दादा रहे, उन्हें महाराजा का अधिकार प्राप्त था। धीरे धीरे इनका महत्व बढ़ते गया था क्योंकि ये खानदानी, समझिए तो वंशावली जो इनका खानदान था वो आगे बढ़ रहा था और राजा महाराजा इनके पूर्वज भी रहे थे और ये भी रह रहे थे, इनके आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी रही। आगे है समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची के बारे में बताया जा रहा है, उसी को वंशावली कहते हैं, से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासन को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में हम अध्याय 11 में भी जानेंगे। मतलब बता रहा है कि जब उन्होंने शकों पे आक्रमण किया और उस पर युद्ध जीत गए, उससे परास्त कर दिया, हरा दिया, तो वो उनके दरबार में काफ़ी सारी चीज़ें आई और इस तरह से उनके बारे में पता भी चलता है। आगे है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। हर्षवर्धन का ही नाम हर्षचरित था, मतलब हर्षवर्धन की ही जीवनी हर्षचरित को बताती है। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। जीवनी उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति की जीवन से मरण तक की घटना उसमें दर्शाई रहती है तो हम उसको जीवनी कह सकते हैं। और प्रशंसा यानी प्रस्तुति उसको कहते हैं जिसमें उसकी प्रशंसा की जाती है। देखिए यहाँ बता रहा है कि हर्षवर्धन जो थे वो कुछ ऐसे एक राजा थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। देखिए समुद्रगुप्त की हरिसेन कवि ने लिखा था जो उनके मंत्री थे और
इनका हर्षवर्धन के बारे में जो जीवनी लिखे थे ये इनके ही दरबारी कवि थे जो बाणभट्ट थे। इन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी जिसका नाम उसने हर्षचरित रखा था। इससे हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उसके राजा बनने तक का वर्णन है। मतलब कि जो हर्षचरित किताब लिखे थे उनके मंत्री ने, उसमें उनके राजा बनने, उनके वंशावली, साथ ही उनके और भी चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। और इसका एक जीता जागता और भी उदाहरण मिलता है कि जब चीनी तीर्थयात्री स्वयं त्सांग, हमने इसके बारे में भी आपको अध्याय 9 में बताया था कि चीन से यहाँ बौद्ध धर्म के विकास जब प्रचार प्रसार हुआ था तो काफ़ी 3 लोग आए हुए थे, सिंह, स्वयं त्सांग। तो इन लोगों के बारे में आप जाके अध्याय 9 में भी देख सकते हैं। और उस समय जो तीर्थयात्री आए थे वो यहाँ से जो चीज़ें जानते थे वो सारे चीज़ें वो अपने किताबों में भी लिखे हुए थे। और ये काफ़ी समय के बाद जब हर्ष के दरबार में रहे हैं, जो स्वयं त्सांग थे वो हर्ष के दरबार में काफ़ी समय तक यहाँ समय बिताए थे। ये जाकर अपने किताबों में भी उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण वो अपने किताबों में भी दिए हुए थे। देखिए अब बता रहा है कि जो स्वयं त्सांग अपने किताब में लिखे हुए थे उसी का वर्णन यहाँ पे दिया जा रहा है कि हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई के मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। मतलब जो उनका राज्य था, साम्राज्य था, वो थानेसर था। उधर समुद्रगुप्त राज कर रहे थे और थानेसर में इनका अपना साम्राज्य चल रहा था हर्षवर्धन का। उनके बहनोई कन्नौज, जिसको अभी पृष्ठ संख्या 105 में आप देख सकते हैं जाकर, वहाँ पे हमने बताया था कि कन्नौज के शासक थे। बहनोई बोलते हैं बहन के पति को, उनके बहन को जो पति थे उनको बहनोई कहा जाता है। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पे आक्रमण कर दिया। मतलब हर्षवर्धन ने जब अपना ये समाचार पाया कि उसके बहनोई को मार दिया गया है तो सबसे पहले उसने अपने बहनोई का साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया उन लोगों से, बंगाल के राजाओं से, और बंगाल में जाकर आक्रमण कर दिया और इस तरह से दोनों को अपने राज्य में मिला लिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। मतलब जो हर्षवर्धन थे पहले तो अपने बहनोई वाला मगध राज्य पे, जब उनके बहनोई मर गए तो मगध राज्य को अपने में मिलाया, बंगाल को मिलाया, और वो आगे बढ़ने वाले थे। नर्मदा नदी के किनारे जो लोग रहते थे वहाँ का साम्राज्य पे ये शासन करना चाहते थे, वहाँ पे अधीन करना चाहते थे। वो जाने की कोशिश किए तो वहाँ पे इनको एक नए राजा से टक्कर लेना पड़ा जो कि चालुक्य नरेश थे, पुलकेशिन द्वितीय थे। उन लोगों ने उनको रोक दिया। अब क्या होता है आगे देखते हैं। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। जिस प्रकार हमने समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन की प्रशस्तियों के बारे में जाना, अब हम लोग यहाँ पे पल्लव वंश, चालुक्य वंश और पुलकेशिन द्वितीय के प्रशस्तियों यानी उनके प्रशंसा के बारे में जानेंगे कि वे क्या बताते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। मतलब पल्लव वंश के जो लोग थे वो कांचीपुरम उनकी राजधानी थी और आसपास का जो कावेरी नदी था, कावेरी नदी, पहले लोग जितने भी राज्य साम्राज्य हुआ करते थे वो अक्सर नदियों के किनारे ही फले फूले थे, नदियों के किनारे ही निवास करते थे। हमने पीछे भी आप लोगों को बताया था कि जीवन नदियों के आसपास का ही क्षेत्र में था, वहीं खेती होता था, वहीं पर फसल उपजते थे, लोग रहते थे और वहीं पर साम्राज्य आगे फला फूला था। तो ये कावेरी नदी में, कावेरी नदी के आसपास का क्षेत्र पल्लवों का था, जबकि चालुक्यों का राज्य जो था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। आगे देखते हैं। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। मतलब जो चालुक्य वंश की राजधानी थी उनका जगह नाम था ऐहोल और वो एक व्यापारिक केंद्र था। वहाँ व्यापार होता था, बड़ी चीज़ें बड़े बड़े मात्रा पे आयात निर्यात किए जाते थे, खरीदे बेचे जाते थे। धीरे धीरे यह व्यापारिक क्षेत्र धार्मिक केंद्र भी बन गया। मतलब पूजा पाठ होने लगे जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मतलब ये आपस में ही झगड़ते रहते थे कि हमारा सीमा यहाँ तक है, हमारा सीमा यहाँ तक है। इनका आपस में नहीं बनता था। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। मतलब कि दोनों एक दूसरे को निशाना बनाते थे। जो मुख्य मुख्य शहर है उस पर आक्रमण करते थे कि कहीं अगर वो क्षेत्र हमारे कब्जे में आ जाएगा तो सारी आर्थिक शक्ति अगर अपने पास आ जाए तो उसके बाद तो क्षेत्र अपना हो ही जाएगा, साम्राज्य तो कमज़ोर हो जाएगा और उसके बाद हमारा हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों आपस में सोचते थे और दोनों एक दूसरे के शहर के मुख्य मुख्य क्षेत्र पे अक्सर आक्रमण किया करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे।
पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कृति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। मतलब इनके जो प्रशस्तियाँ बताती है, इनके दरबारी कवि जो थे उनका नाम रवि कृति था। इससे उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। मतलब कि यहाँ पल्लव वंश और चालुक्य वंश, 2 वंशों के बारे में जानना है। चालुक्य वंश के ही राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, और इनको ये राज्य अपने चाचा से प्राप्त हुआ था। और पल्लव और चालुक्य आपस में दोनों झगड़ते रहते थे। दोनों एक दूसरे का व्यापारिक केंद्र को खत्म करके अपने साम्राज्य में स्थापित करना चाहते थे और शक्तिशाली बनना चाहते थे। दरबारी कवि रवि कृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। मतलब दरबारी कवि जो रवि कृति थे, जो कि चालुक्य वंश के थे, उन्होंने बताया है कि पुलकेशिन द्वितीय का परचम काफ़ी तेज हो रहा था। उधर हर्षवर्धन को उन्होंने बंगाल और मगध जीतने के बाद रोका। उसके बाद इधर पल्लव वंश को रोका, पल्लव वंश के साथ युद्ध में उसे हराया, और जिसके बाद पल्लव वंश के जो राजा थे उनको आक्रमण के जगह पे पीछे कांचीपुरम के दीवार के पीछे जाके शरण लेना पड़ा। मतलब उस समय ये काफ़ी शक्तिशाली हो रहे थे जो पुलकेशिन द्वितीय थे पल्लव वंश के। पर चालुक्यों का विजय आपातकालीन था, अल्पकालीन था। अल्पकालीन मतलब काफ़ी कम समय के लिए था। चालुक्य कुछ समय के लिए जीते, साम्राज्य तो इनका बढ़ा, लेकिन लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों का अंततः राष्ट्रकूटों तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में हम अध्याय 7 में और विस्तार से जानेंगे। मतलब चालुक्य वंश भी जब आगे आते हैं, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश, तो ये दोनों इस चालुक्य वंश को भी समाप्त कर देते हैं। और पल्लव वंश तो पहले ही हार जाते हैं, हर्षवर्धन भी उधर ही रहते हैं। अब आगे जानते हैं इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। मतलब युद्ध के बाद जो भी क्षेत्र होता था और जो भी राजा अपने साम्राज्य को चलाते थे, तो वो साम्राज्य अपना किस हिसाब से चलाते थे, कैसे पुलिस होती थी, प्रशासन होते थे, कैसे न्याय व्यवस्था थी, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहले की राजाओं की इस तरह राजाओं के लिए भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। मतलब पहले की राजाओं की तरह जो बाकी के राजा थे आज भी भूमि कर को ही सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि खेती बाड़ी का ही उस समय बहुत बड़ा प्रचलन था। अधिकतर लोग किसान थे, तो कर का एक बहुत बड़ा राशि किसानों से ही प्राप्त होता था, खेतों से प्राप्त होता था। तो भूमि कर को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। आगे है प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। मतलब जो युद्ध कोई भी क्षेत्र पर राज करने के लिए जो सबसे मुख्य क्षेत्र था वो गांव होता था, क्योंकि उस समय गांव से ही सारी आमदनियां होती थी। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों को समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पे देखिए, बता रहा है कि प्राथमिक इकाई जो गाँव थे, लेकिन समय बदला और राजा लोग जो आर्थिक क्षेत्र से मजबूत हो, समाज कैसा था, इन सारे चीज़ों के बारे में, या राजनीतिक तरीके से इन सारे चीज़ों के बारे में समर्थन को लोग ज़्यादा महत्व देने लगे थे। चलिए उदाहरण देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए। अनुवांशिक का मतलब होता है कि पिता के बाद उसके पुत्र को प्राप्त होना। मतलब बाप के बाद उसके बेटे को मिलना, उसके बेटे के बाद उसके बेटों को मिलना। इस तरह से जो कुछ महत्वपूर्ण पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह ही महादंडनायक अर्थात मुख्य अधिकारी बन गए थे। मतलब उनके पिताजी महादंडनायक थे, तो ये भी उनके पिता के गुजरने के बाद, मौत के बाद, ये उस पद को संभालने लगे और मुख्य न्याय अधिकारी भी बने रहे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पे कार्य करता था। मतलब एक ही आदमी को कई सारे मंत्री कार्य पद मिल जाते थे। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारपत्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। मतलब हरिसेन को 3 काम मिल गए थे। एक तो पिता के द्वारा जो महादंडनायक वाला पदवी था वो मिला, दूसरा ये एक महत्वपूर्ण मंत्री तो पहले से ही थे, और तीसरा युद्ध और शांति के विषय में जो मंत्री का निर्णय होता था वो पद भी यही संभाल रहे थे। जब युद्ध होता है या उस समय शांति की जरूरत पड़ती या फिर युद्ध कैसे लड़ा जाए, इन सारे चीज़ों में जो राय मशवरा होता था इन्हीं के क्षेत्र में आता था। यही इस सबका निवारण करते थे।
आगे है, संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। मतलब इन लोगों को समाज में बहुत इज्जत मिलता था, क्योंकि ये या तो सामाजिक तौर से या आर्थिक तौर से या राजनीतिक तौर से किसी भी क्षेत्र में ये काफ़ी मजबूत होते थे, दिमागी स्तर पे कह सकते हैं। क्योंकि बैंकर लोगों के पास आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, व्यापारी लोगों के पास भी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, व्यापारियों के पास भी काफिले का नेता होता है, वो एक प्रकार से सामाजिक स्तर पे कह सकते हैं कि उनके पास कुछ लोगों का समर्थन होता है जो उनके काफिले के लोग रहते हैं। साथ ही शिल्पकार लोग और जो लिपिक लोग रहते थे वो आर्थिक तौर पे ना होकर शैक्षणिक तौर पे काफ़ी विकसित होते थे, तो इस प्रकार से उन लोगों को भी महत्व काफ़ी अधिक मिलता था। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। मतलब इसी में से जो राज्य के होते थे ये सारे कभी कभी इतने ताकतवर हो जाते थे कि एक नए राज्य अपने आप बना लेते थे। जब अपने तौर से शारीरिक क्षमता हो जाता था या आर्थिक तौर पर इन सभी क्षेत्रों में वे विकसित कर जाते थे, तो एक नए साम्राज्य को बना लेते थे और उससे अलग हो जाते थे। एक नए प्रकार की सेना, आइए जानते हैं इस टॉपिक में क्या है। कुछ राजा अभी भी पुराने राज्यों की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। सुसंगठित मतलब हाथियों वाले सेना, घोड़ों वाले सेना, तीर वाले सेना, पैदल चलने वाले, एक मतलब इस तरह से संगठित करके सजा के सेना को रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। मतलब सेना नायक जो अपना पर्सनल सेना रखते थे और जब राजा को अपनी सेना कम पड़ती थी तो वे राजा को मदद के लिए सेना भेजते थे और उससे युद्ध वगैरह लड़ा जाता था। आगे बताता है कि इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी हुई भूमि से ये कर वसूलते जिससे वे सेना तथा घोड़े की देखभाल करते, साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। मतलब कि बता रहा है कि ये सामंत उन लोगों को कहा जाता था जो जरूरत पड़ने पे राजा को अपना सैनिक देते थे, और इन सैनिकों का खर्च के लिए राजा इन लोगों को कोई वेतन नहीं देता था। बदले में वेतन के कुछ इन लोगों को ज़मीन मिलता था और ये ज़मीन से किसानों से कर वसूलते थे, जिन करों से ये अपना जीवन पालन करते थे। किसानों का, ये सैनिकों का पेट भरते थे, नए नए हथियार औजार आदि खरीदते थे और समय आने पे राजा का मदद करते थे। ये जो होते थे, क्या होते था कि शासक जब यहाँ के दुर्बल हो जाते थे तो ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते और वहाँ के राजा को ही खत्म कर देते थे। आगे है दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। मतलब पल्लव के जो अभिलेख होते हैं जिसमें उन लोगों के बारे में जानकारियाँ मिलती है, उन पत्रों में देखा जा सकता है कि वो स्थानीय सभा करते थे। मतलब सभी लोग एक साथ बैठते थे और उस सभा में ब्राह्मण भूस्वामियों का, जो ब्राह्मण लोग होते थे, जो ज़मीन के मालिक होते थे, भूस्वामियों के बारे में हमने बताया था, जो बड़े ज़मीन के मालिक होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है, उन लोगों में जो भूस्वामी ब्राह्मण स्वामी के होते थे उन लोगों को सभा कहा जाता था। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। मतलब सब आपस में बैठते थे और डिसाइड करते थे कि गांव में कैसे खेती बाड़ी बढ़िया से हो रहा है, सिंचाई की व्यवस्था पे, मंदिरों की देखरेख, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर का क्या हालचाल है, इन सारे चीज़ों पे बातचीत होता था और उसका समाधान निकाला जाता था। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। मतलब जहाँ भूस्वामी के मालिक ब्राह्मण होते थे वे तो सभा कहलाते थे, और जहाँ गैर ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण नहीं होते थे, तो उन लोगों का सभा को उर सभा कहा जाता था। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का निमंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। मतलब कि एक और भी नाम से जाना जाता है जिसको आज के समय में हम लोग नगर कहते हैं, उस समय के समय में नगरम कहा जाता था। और ये नगरम जो धनी लोग होते थे, व्यापारी लोग होते थे, बड़े बड़े तबके, मतलब आर्थिक तौर पर से जो मजबूत होते थे, वे इन सारे सभाएं करवाते थे और अपने आप को मजबूत करते थे, अपने समाज को वो मजबूत करते थे। अब आगे देखते हैं, उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण की जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं।
कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। मतलब वो काफ़ी सारे नाटक लिखे हुए थे अपने राज दरबार के लिए। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। मतलब इसमें बता रहा है कि उस समय जो राजा और ब्राह्मण लोग होते थे वो संस्कृत भाषा में बातचीत करते थे, और अन्य लोग जो आम लोग होते थे वे लोग प्राकृत भाषा में बातचीत करते थे। संस्कृत भाषा को उस समय बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था, जैसे आज के समय में इंग्लिश भाषा को महत्व दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार। आगे जानते हैं, देखिए कहानी दिया हुआ है उसी का, कि एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपालों ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उसने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। इससे पूछ रहा है कि आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है तो वह पुलिस में खबर करता है, तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता है? एक प्रसिद्ध व्यक्ति का आप नाम बता सकते हैं जिसने प्राकृत में उपदेश दिए? इस तरह से सवाल पूछें। चलिए आगे देखते हैं। अब फिर से एक चीनी तीर्थयात्री के बारे में पढ़ना, जिसके बारे में हमने अध्याय 9 में भी जाना था, फासियन। इससे पहले हमने स्वयं तसांग के बारे में जाना। अब फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। मतलब सामाजिक जीवन उस समय भी कह सकते हैं कि ऊंच नीच का भेदभाव करता था। इन शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता तो ये सभी को आगाह करने के लिए एक लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते, या आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। मतलब फासियन अपने किताब में लिखते हैं, बताते हैं कि जब जो शहर में रहते थे उन लोगों के पास अगर किसी गरीब को जाना हो या वहाँ पे काम हो तो वे अपने साथ एक लकड़ी रखते थे, और उस लकड़ी में हमेशा चोट लगाते रहते थे, और वो आवाज़ से समझ जाते थे कि कोई नीच कोई गरीब इस क्षेत्र में आ रहा है, और उससे छुआछूत ना हो जाए, छूने से हम अपवित्र ना हो जाए। इन कारणों से वे उनसे दूर चले जाते थे और साइड रहते थे, और इस प्रकार से वो अपना काम करके फिर से आ जाता था। मतलब समाज में ऊंच नीच काफ़ी चरम सीमा पे थी। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया कि बाणभट्ट जब अपने द्वारा लिखे राजा की सेना निकला तो उन्होंने इसके बारे में बताया है। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इसमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले, ये सब खाए जाते थे। इन चीज़ों आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारे चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। लोग जो बजाते थे ये सब चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांवों वालों को उनको सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों का चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों को झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल को डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के घर में डूब जाती थी। मतलब यहाँ बता रहा है कि जब राजा की सेना किसी जगह जाती थी तो काफ़ी सज धज के जाती थी, खाने पीने का सामान लेके, उसके साथ ढोल नगाड़े जाते थे, हाथी घोड़े जाते थे। काफ़ी सारे जाने के साथ साथ ये जिस क्षेत्र में जाते थे जहाँ पे ये रुकते थे उस गांव को इन लोग बर्बाद कर देते थे, क्योंकि हाथियाँ कई घर तोड़ देते थे। जब दौड़ते थे तो घोड़ों से काफ़ी नुकसान होता था, और गांव वाले फिर भी इनके खाने वगैरह का प्रबंध करते थे। साथ ही इनके लिए उपहार, फूलों का उपहार लाते थे और भी बहुत सारे चीज़ें लाते थे, जैसे इनके जानवरों को चारा भी देते थे। और इनसे शिकायत या अनुरोध करने के लिए भी कई बार आते थे, लेकिन कभी कभी मिलते थे, कभी कभी नहीं भी मिलते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि इनके साथ जब ये उस गांव से या उस क्षेत्र से बाहर निकलते थे तो वहाँ विध्वंस करते थे, काफ़ी बुरी तरीके से वहाँ के लोगों को क्षति पहुँचता था।
अब यहाँ अन्यत्र एक छोटा सा और टॉपिक आया कि मानचित्र 6 में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ अरब के बारे में बताया गया है कि मरुभूमि होते हुए, अरब मतलब जो केवल बालू ही बालू वाला क्षेत्र है, मरुभूमि होते हुए भी ये सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। मतलब बालू में चल पाना ही दिक्कत होता है, फिर भी यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। घुमक्कड़ कबीले उनको कहा जाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पे आश्रित होते थे। मतलब रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा ऊँट ही चलते हैं, जो बालू वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि ऊँटों के पैर गद्दीदार होते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रख सकता है और साथ ही इसे बहुत दिन बगैर पानी खाए पिए भी रह सकता है ऊँट। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम में भी अल्लाह को सर्वोपरि माना गया है। इसके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। देखिए, बता रहा है कि ये मुसलमान धर्म जो था वो अरब देश से ही निकला है। ये लगभग 1400 ईसा पूर्व निकला है और उस समय ईसाई धर्म का भी आगमन हो रहा था। जैसे ईसाई धर्म में ईसा मसीह मुख्य थे, वैसे इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में अल्लाह को सर्वोपरि सबसे ऊंचा माना गया है और उन्हीं का एक अंश यहाँ पे, उन्हीं का ग्रंथ जो होता है, उनके कुरान से एक अंश यहाँ दिया जा रहा है कि मुस्लिम स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ इस धर्म को भी ले जाया करते थे और अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो कि आज के पाकिस्तान में है, को जीत लिया था। इस प्रकार हमने यहाँ पे मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का आगमन के बारे में जाना और उसके एक अंश को भी पढ़ा कुरान में जो लिखा हुआ है। अब हमने इस अध्याय को भी हमने समाप्त कर दिया। इसमें हम लोगों ने जाना गुप्त वंश के, समुद्रगुप्त के बारे में, पल्लव वंश के बारे में, चालुक्य वंश के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, उनकी सारी जीवनियाँ, उनकी प्रशंसा प्रस्तुति जो थे। इस प्रकार से हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अगर पसंद आया हो ये अध्याय तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को साथ ही इस तरह के नॉलेजफुल जानकारी लेने के लिए सब्सक्राइब कर लो और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें और आगे इसी तरह की वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।